Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay, so we started social hierarchies and we completed about almost few lines of it. वापस से स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से. Now it was chiefly government service and dependence on the state that sustained many of these families. अब जो ये पहले से respectable middle class clients थे senatorial houses के, उसके लिए बोला गया है कि अब ये chiefly क्या थे, गवर्नमेंट सर्विस के अंडर थे और ये डिपेंड करते थे स्टेट पर और इनकी फैमिलीज जो थी वो भी इसी चीज पर डिपेंड करती थी. Below them were the vast mass of lower classes known collectively as familiaris lit lower. अब बेसिकली क्या है, ये मिडिल क्लास के नीचे आ रहा था लोअर क्लास. ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट में ये लोग थे. दे कंप्राइज्ड अ रूरल लेबर फोर्स ऑफ विच मेनी वर परमानेंटली एम्प्लॉयड ऑन लार्ज एस्टेट्स. अब जो रूरल लेबर फोर्स के कैटेगरी है, जो बेसिकली जो लोअर क्लास के लोग थे, उसके अंदर मजदूर करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे. ठीक है, वो परमानेंटली एम्प्लॉयड थे. इस तरह की बड़ी बड़ी जो एस्टेट्स हुआ करती थी, जमीनें हुआ करती थी, महल हुआ करते थे एक तरीके से, उसमें ये लोग पूरी तरह परमानेंटली हायर्ड थे. वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स हु सप्लाइड मच ऑफ द लेबर. Okay, so we have to start this late Roman aristocracy was enormously wealthy, but in many ways less powerful than the purely military elites who came almost entirely from non-aristocratic backgrounds. अब बेसिकली ये जो लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी थी वो बेसिकली बहुत ज्यादा वेल्दी थी, बहुत ज्यादा रिच थी, कई सारे तरीकों से रिच थी, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये थोड़े कम पावरफुल थे. और बेसिकली किन से कम पावरफुल थे? जो प्योरली मिलिट्री एलीट्स थे, जो मिलिट्री क्लास के, रॉयल क्लास के लोग थे, रिच लोग थे, उनसे ये पूरी तरह डिफरेंट थे. ठीक है, who came almost entirely from non-aristocratic background. जो basically military based elites थे, वो पूरी तरीके से नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे. इवन दो ये लोग एरिस्टोक्रेटिक चीजों को बिलीव करते थे, यानी कि एज इन बिलोंग करते थे, रोमन लेट रोमन जो थे, फिर भी इनकी कुछ जो पावर्स थी, और भले ये रिच थे फिर भी इनकी कुछ पावर्स जो थी वो मिलिट्री एलीट से कम थी. The middle class now consisted of the considerable mass of person connected with the imperial services in the bureaucracy and army, but also the most prosperous merchants and farmers, of whom there were many in the eastern provinces. Middle class के अंदर basically काफी ज्यादा अमाउंट में लोग आते थे जो अपनी सर्विसेज दे रहे थे imperial सर्विसेज के तौर पर, ब्यूरोक्रेसी के तौर पर, आर्मी के तौर पर. और उनमें से अधिकतर कुछ लोग जो थे वो ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे. वो बेसिकली कौन थे? मर्चेंट्स और फार्मर्स थे जो ईस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर स्टैब्लिश थे. Tacitus described this respectable middle class as clients of great senatorial houses. अब Tacitus जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है ये जो मिडिल क्लास था, रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास जो था, वो क्लाइंट्स थे. जो किसके क्लाइंट्स थे? ग्रेट सेनेटोरियल हाउसेस के क्लाइंट्स थे. Now it was chiefly government service and dependence of the state that sustained many of these families. अब basically ये क्या था? ये पर डिपेंडेंट थे, सेनेटोरियल हाउसेस पे डिपेंडेंट थे एज इन क्लाइंट्स के तौर पर. तो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ की जो सर्विसेज थी, ठीक है, चीफली गवर्नमेंट सर्विसेज थी, वो पूरी तरह डिपेंड करती थी इन्हीं फैमिलीज पर. Below them were the vast mass of lower classes known collectively as familiars lit lower. अब जो मिडिल क्लास से नीचे कैटेगरी है वो देखी गई है लोअर क्लास लोगों की, जिनको बोला जाता था familiars lit lower, उनके साथ में सफिक्स ऐड था.
They comprised a rural labor force of which many were permanently employed on large estates. अब ये जो लोअर क्लास के लोग थे ये बड़ी बड़ी एस्टेट्स में परमानेंट काम करते थे, मतलब एज इन परमानेंटली हायर्ड थे. कुछ थे वर्कर्स थे इंडस्ट्रियल और माइनिंग के अंदर, यानी इंडस्ट्रीज और माइनिंग के अंदर काम किया करते थे. माइग्रेंट वर्कर्स हु सप्लाइड मच ऑफ द लेबर फॉर द ग्रेन एंड द ऑलिव हार्वेस्ट and for the building industries. Self-employed artisans who it was said were better fed than the wage laborers. अब यहाँ पे अलग अलग जो ये लोअर क्लास है उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज दे रखी हैं. कुछ लोग एस्टेट्स पे काम किया करते थे, कुछ लोग वर्क करते थे इंडस्ट्रीज पर और माइनिंग जहाँ पे की जाती है उसमें काम किया करते थे. माइग्रेंट वर्कर्स भी थे जो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराते थे मजदूरी, ठीक है, बेसिकली ग्रेन के हार्वेस्ट में हो या ऑलिव के हार्वेस्ट में हो, उसमें वो माइग्रेंट वर्कर्स यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए बोला गया है. साथ ही साथ बिल्डिंग इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए भी ये लेबरर्स के तौर पे काम करते थे. सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिजन्स भी थे जो बोला जाता है कि भाई उनको ज्यादा अच्छी, मतलब वो मेंटेन कर पाते थे अपना जीवनी, ठीक है, बजाय उनके जो वेज लेबरर्स थे यानी कि जो रोज मजदूरी करते थे उनसे सेल्फ एम्प्लॉयड जो आर्टिजन्स थे उनका ज्यादा फायदा होता था. अ लार्ज मास ऑफ कैजुअल लेबरर्स एंड स्पेशली इन द बिग सिटीज एंड ऑफ कोर्स द मेनी thousands of slaves that were still found all over the western empire in particular. ये इस तरीके से बहुत बड़ी अमाउंट में कैजुअल लेबरर्स मजदूर जो थे वो आपको उस समय में मिलते थे, स्पेशली बड़े शहरों में मिला करते थे. कई हजारों लोग जो हैं ये तो थे ही, साथ ही कई हजारों गुलाम भी थे जो वेस्टर्न एम्पायर के अंदर देखे जाते थे पर्टिकुलरली. समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके. अब एक राइटर रहे हैं जिन्होंने लिखा है, अर्ली 5th सेंचुरी के अंदर थे वो राइटर हिस्टोरियन ओलंपियोडोरस, ठीक है. वो एक एम्बेसडर थे और वो बताते हैं कि एरिस्टोक्रेसी जो थी वो बेसिकली कैसे बेस्ड थी सिटी ऑफ रोम पर और किस तरह से वो अपनी इनकम निकाला करती थी, वहां से क्या कमाई करती थी वो. वन राइटर ऑफ द अर्ली 5th सेंचुरी, द हिस्टोरियन ओलंपियोडोरस, who was also an ambassador, tells us that the aristocracy based in the city of Rome drew annual incomes of up to 4,000 lbs of gold from their estates, not counting the produce they consume directly. अब यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि जो राइटर है उन्होंने बोला है, हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने 5th सेंचुरी के अंदर रहे हैं, ये एम्बेसडर थे. साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि एरिस्टोक्रेसी जो है वो सिटी ऑफ रोम से कितने अपनी सालाना इनकम लेती थी, और वो है करीब 4,000 lbs ऑफ गोल्ड, ठीक है, जो अपनी एस्टेट से निकाला करते थे. और इसके अंदर वो जो डायरेक्ट प्रोड्यूस जो कंज्यूम करते थे उसको तो काउंट किया ही नहीं है इन्होंने. द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर ब्रोक with the silver based currencies of the first 3 centuries because the Spanish silver mines were exhausted and government ran out of sufficient stocks of metal to support a stable coinage in silver. Monetary system जो था इनका वो कब टूटा? लेट एम्पायर का टूटा जब सिल्वर बेस्ड करेंसी जो है पहली 3 सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, लाई गई थी. फिर क्या हुआ, जहां से ये सिल्वर यानी चांदी से बनी हुई जो करेंसी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो इनको मिलना बंद हो गई. यानी कि स्पेनिश सिल्वर माइंस जो थी जहां से इनके चांदी आया करती थी वो पूरी तरह से इन्होंने एग्जॉस्ट कर दी, खत्म कर दिया, वहां से चांदी सारा इस्तेमाल कर लिया. और गवर्नमेंट जो है उनके पास में सफिशिएंट स्टॉक नहीं थे कि वो ये जो कॉइनेज सिस्टम चल रहा है सिल्वर का उसको स्टेबल कर सके. Constantine founded the new monetary system on gold, and there were vast amounts of this in circulation throughout the late antiquity. अब यहाँ पर एक और एम्पर रहे हैं कॉन्स्टेंटाइन करके, ठीक है. इन्होंने नया मॉनेटरी सिस्टम यहाँ पे लाया जो बेस था किस पे? गोल्ड पे. पहले वाला जो ब्रोक हुआ था वो था सिल्वर पे. अब यहाँ में बहुत ज्यादा अमाउंट में सर्कुलेट होने लगी ये चीजें लेट एंटिकिटी के अंदर. एक और पीरियड है जिसको हमने लेट एंटिकिटी के टाइटल दिया है और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो इस पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. What about others?
The late Roman bureaucracy, both the higher and the middle Colleans, was a comparatively affluent group because it drew the bulk of its salary in gold and invested much of this in buying up assets like land. अब बेसिकली क्या था, जो लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी थी उसके अंदर अलग अलग लेवल और रैंक जो दिए जा रहे थे, हायर और मिडिल इकोलियंस जो थे, इचोलियन सॉरी, ये बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर अलग अलग लेवल और रैंक पर रखा जाता है लोगों को। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एफ्लुएंट ग्रुप था, रिच ग्रुप था, वेल्दी था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में सैलरी लेते थे अपनी गोल्ड के अंदर और इन्वेस्ट करते थे क्या, इस जो सैलरी ले रहे हैं गोल्ड, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि गोल्ड मॉनेटरी सिस्टम जो है वो उन्होंने नया निकाला था जिसमें वो गोल्ड में सैलरी दे रहे थे। ठीक है, तो ये ब्यूरोक्रेसी जो थी, ये ब्यूरोक्रेट्स जो थे, मिनिस्टर्स जो थे उस समय के, ये अच्छी सैलरी लिया करते थे गोल्ड में और उस पैसे को इन्वेस्ट करते थे दूसरी जगह पे जमीन खरीदने में। There was, of course, also a great deal of corruption, especially in the judicial system and in the administration of military supplies. अब ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे इतना ज्यादा पैसे का लेन देन होगा, सैलरी क्यों ना मिल रही है, तो वहां पे करप्शन भी बहुत अच्छी अमाउंट में होता ही है। तो उसी तरह यहाँ पे भी पास्ट के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन होता था, स्पेशली जुडिशियल सिस्टम जो होता था, जो ये देखता था कि कानून तोड़ रहे हैं तो उनको कैसे पनिश करना है और कैसे नहीं करना है, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन था। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो था, मिलिट्री सप्लाईज था, वहां पर भी ये चीज देखी जाती थी। द एक्सटॉर्शन ऑफ हायर ब्यूरोक्रेसी, ग्रीड एंड द ग्रीड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स वर प्रोवर्बियल। ठीक है, द एक्सटॉर्शन, जो एक्सटॉर्शन था हायर ब्यूरोक्रेसी का, यानी कि वो जो अलग तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, चीजों को अपने तरीके से मोल्ड कर रहे थे, और जो उनका लालच था, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर्स का जो लालच था वो क्या था, प्रोवर्बियल, यानी कि जो प्रोवर्ब्स होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, इडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, तो इनके बारे में, इनके लालच से रिलेटेड चीजें, और इन्होंने जो एक्सटॉर्शन किया है, चीजें का यूज किया है, ओवर यूज किया है, उसके बारे में कहावतें फेमस हैं। ठीक है, but the government intervened repeatedly to curb these forms of corruption. We only know about them in the first place because of the laws that try to put an end of them, because historians and other members of the इंटेलिजेंसिया डिनाउंस सच प्रैक्टिसेस। अब ये जितनी भी चीजें हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि वो लालची थे, वो करप्शन कर रहे थे, उसके बारे में हमने कैसे जाना है, सरकार जो है वो समय समय पर यहाँ पे इंटरफेयर करती रहती थी इस तरह के करप्शन को कब आउट करने में, यानी कि उसको उसे डील करने में, उसको रोकने में। और इसीलिए हमको इसकी फर्स्ट प्लेस पे ही इसके बारे में जानकारी है कि क्या कानून रहे थे और कैसे कानून बनाए गए थे इन सब चीजों को एंड करने के लिए। और क्योंकि हिस्टोरियंस और दूसरे मेंबर्स जो हैं इस चीज के, उन्होंने प्रैक्टिसेस को डिनाउंस करके बताया है, कि बोला है कि भाई इस तरह की प्रैक्टिसेस जो पहले बहुत ज्यादा चला करती थी उनको बाद में जाकर के रोक दिया गया था। समझ में आया? अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. The element of criticism is a remarkable feature of the classical world. Element of criticism यानी कि जो क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, उसका काफी, उसको एक अच्छा फीचर के तौर पर बताया गया क्लासिकल वर्ल्ड के दौरान। द रोमन एस्टेट वाज एन ऑथोरिटेरियन regime. In other words, dissent was rarely tolerated and the government usually responded to protest with violence, especially in the cities of east where people were often fearless in making fun of emperors. अब दूसरे शब्दों में यहाँ पे बोला जाए, ये जो क्रिटिसिज्म वाली चीज है वो एक अपने आप में रिमार्केबल फीचर कैसे रहा है क्लासिकल वर्ल्ड का, कि रोमन एस्टेट जो थी वो अपने अधिकारों के लिए जाना जाती थी, और इस दूसरे शब्दों में कहें तो वो किसी का भी, वो बहुत ही कम ऐसा मौका होता था कि वो टॉलरेट कर जाए अपनी निंदा, जो सरकार है वो अपनी निंदा टॉलरेट कर जाए, या उसको कोई क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो उस चीज को वो टॉलरेट कर जाए, ऐसा बहुत कम होता था, बहुत रेयरली देखने को मिलता था। और क्या होता था, अगर उनका कोई प्रोटेस्ट कर भी रहा है उनके खिलाफ, तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो वायलेंस का इस्तेमाल करते थे, स्पेशली वो जगह जो शहर हुआ करते थे ईस्ट में, जहाँ लोग बाग बिना डरे मजाक उड़ाया करते थे एम्परर्स का, तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता था। Yet a strong tradition of Roman law had emerged by the 4th century, and this
acted as a brake on even the most fearsome emperors. अब उसके बावजूद एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन जो है रोमन लॉ का वो इंट्रोड्यूस किया गया था 4th सेंचुरी के अंदर, जहां पर ब्रेक लगाया गया उन लोगों पर जो बिना डरे, जो एम्परर्स थे, मतलब जो अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है, जिनको टेंशन थी, वो लोगों की सोच पर भी इन्होंने ब्रेक लगाया. एम्परर्स वर नॉट फ्री टू डू वट एवर दे लाइक. अब ये जो एम्परर्स थे बेसिकली, जिनसे मतलब लोग बाग डरा करते थे, उनके काम करने के तरीकों पर बेसिकली ब्रेक लगाया गया है. ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे कुछ भी, जो इनका मन करे वो ये नहीं करते थे. एंड द लॉ वाज एक्टिवली यूज्ड टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स. और कानून जो बनाए गए थे वो बेसिकली सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे. That is why in the later 4th century it was possible for powerful bishops like Ambrose to confront equally powerful emperors where they were excessively harsh or repressive in their handlings of the civilian population. इसीलिए बाद में 4th century के बाद में तभी पॉसिबल हो पाया कि बिशप्स जो है वो पावरफुल हो पाए, जिससे कि अमरोज नाम दिया गया एक बिशप का, जो उन्होंने इक्वली देखा, बताया कि वो भी इक्वली पावरफुल है एम्परर के, ठीक है. और कोशिश करी व्हेन दे वर एक्सेसिवली हार्श, जब ये एम्परर्स जो थे उन पर बहुत ज्यादा हार्श थे और उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे सिविलियन पॉपुलेशन को बेसिकली, तो इन्होंने ढंग से उस चीज की हैंडलिंग करी. जो बिशप्स थे उनको भी पावरफुल बनाया गया. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके. अब है लेट एंटिकिटी. एंटिकिटी का मतलब होता है प्राचीन काल, पुराना. तो उसके बारे में पढ़ेंगे. We shall conclude this chapter by looking at the cultural transformation of Roman world in its final centuries. अब इस चैप्टर को हम कंक्लूजन निकालेंगे, इसमें देखेंगे कि कैसे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रोमन वर्ल्ड का उसकी एंड की फाइनल सेंचुरीज में. लेट एंटिकिटी इज द टर्म नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइनल. अब ये फाइनल सेंचुरीज को दर्शाने के लिए ये टर्म का यूज कर रहे हैं लेट एंटिकिटी, जो डिस्क्राइब कर रही है फाइनल और फैसिनेटिंग पीरियड उस समय में जो एवोल्यूशन हुआ है उसका, और ब्रेकअप यानी एज इन रोमन एम्पायर के जो टुकड़े हुए उसका. Late antiquity is the term now used to describe the final and fascinating period in the evolution and breakup of Roman Empire and refers broadly to the 4th to 7th century. Basically ये जो late antiquity है इसके अंदर आप 4th से 7th century के बारे में पढ़ेंगे. ये पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के टुकड़े कैसे हुए और कैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ. The 4th century itself was one of the considerable ferment both cultural and economic. 4th century के अंदर ही considerable amount में काफी ferment यानी कि काफी डेवलपमेंट आए थे, cultural हो या economic हो. At the cultural level, the period saw momentous developments in the religious life with the Emperor Constantine deciding to make Christianity the official religion with the rise of Islam in the 7th century. अब इस पीरियड के दौरान बेसिकली कल्चरल लेवल पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुए, मोमेंटस काफी स्पीडिंग डेवलपमेंट हुए हैं इस पीरियड में, भले वो धार्मिक जिंदगी को लेकर के हो या जो इनके एम्परर थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने जो डिसाइड किया था क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन के तौर पे स्थापित करने का, उसको लेकर के हो. उसी समय में 7th सेंचुरी के अंदर इस्लाम जो है वो भी काफी ज्यादा फल फूल रहा था, एज इन की वो भी राइज पे था. बट देयर वर इक्वली इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट दैट बिगेन विद द एम्परर Diocletian 284 to 305 and it may be the best to start with these. अब यहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट है ये पीरियड. बेसिकली जो स्ट्रक्चर था, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस लाए गए थे शुरुआत में, जो एम्परर हुए हैं यहाँ पे डायोक्लेशियन, उनके द्वारा जो लाए गए हैं, उसके हिसाब से भी ये पीरियड काफी इम्पोर्टेंट है. ओवर एक्सपेंशन हैड led Diocletian to cut back by abandoning territories with little strategic or economic value. अब ये इन्होंने कैसे डेवलपमेंट लाया, इन्होंने ओवर एक्सपेंड करा, ठीक है. जो यहाँ के एम्परर थे उन्होंने क्या करा, जो टेरिटरीज थी, ठीक है, जो खाली पड़ी हुई थी, उनको कट बैक किया एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को कट बैक किया, जो शहर खाली पड़े हुए थे उनको एक तरीके से हटाया. Diocletian also fortified the frontiers, reorganized provincial boundaries, and separated civilian from military functions, granting greater autonomy to the military commanders, duces, who now become a more powerful group. अब इन्होंने ये कैसे किया, एक तो खाली पड़ी हुई जो जगह थी, टेरिटरीज थी, उनको हटाया स्ट्रेटेजिक तरीके से, इकोनॉमिक वैल्यू को
नजर में रखते हुए दूसरी तरफ इन्होंने वापस से फोर्टिफाइड कराया, यानी किलेबंदी करवाई, ठीक है, रीऑर्गेनाइज कराई, जितनी भी इनकी बाउंड्रीज थी उनको रीऑर्गेनाइज कराया और सिविलियंस को मिलिट्री फंक्शन से बिल्कुल अलग किया, और साथ साथ स्पेशल ऑटोनॉमी, स्पेशल पावर दी मिलिट्री कमांडर्स को, जो बाद में जाके पावरफुल ग्रुप की तरह इमर्ज आउट हुए। Constantine consolidated some of these changes and added others of his own. कुछ इसने बदलाव लाए, इस तरह के चेंजेस किए, और कुछ इन्होंने अपने तरीके से यहाँ पे ऐड ऑन किया। His chief innovations were in the monetary sphere, where he introduced a new denomination, the solidus, a coin of 4.5 grams of pure gold that would in fact outlast the Roman Empire itself. इन्होंने इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट इनोवेशंस किए मॉनेटरी उसमें देखा जाए स्फीयर में, तो यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा नया डिनोमिनेशन, एक सॉलिडस, जिसको एक कॉइन जो था वो 4.5 ग्राम्स का था, प्योर गोल्ड का था, और उससे रोमन एम्पायर जो है अपने आप को काफी एस्टेब्लिश कर पाया और डेवलप कर पाया। Solidi were minted on a very large scale and their circulation ran into millions. Solidi जो है वो बहुत बड़े स्केल पे बनाए गए थे और काफी अच्छे अमाउंट में, मिलियन उसमें सर्कुलेट हुए थे। The other area of innovation was the creation of second capital at Constantinople, at the site of modern Istanbul in Turkey and the previously called Byzantium, surrounded on 3 sides by the sea. दूसरा इनोवेशन जो था, इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ये साइट जो थी मॉडर्न, आज का जो मॉडर्न इस्तांबुल है टर्की के अंदर, जिसको पहले बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता था, वो बेसिकली उसकी साइट थी, सेकंड कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये 3 साइड से समुद्र से घिरी हुई थी। As a new capital required a new senate, the 4th century was a period of rapid expansion of the governing classes. अब नई कैपिटल बनाई है तो नए सेनेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 4th सेंचुरी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है नई नई गवर्निंग क्लासेस का। समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, so we are running out of time. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this chapter in our tomorrow's session. Till then, please go through the chapter and collect up your problems. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay healthy. Thank you, ma'am. Welcome.